हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड होना भी चाहिए बच्चों, एकदम मस्त रहो, खुश रहो यार। तो बच्चों देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का एक नेक्स्ट चैप्टर है, दैट्स कॉल्ड ऑल अराउंड अस। तो चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर का नेम है ऑल अराउंड अस। इट मीन्स हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक स्टोरी गिवन है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो स्टोरी यहाँ पे गिवन है। अब इस स्टोरी का मीन क्या है वो समझिएगा। यहाँ पे एक स्टोरी है कि आई एम हरिया। हरिया मतलब कोई विलेजर है, जैसे ये है आपके, ये आपके हरिया है, ठीक है। तो कह रहा है आई एम हरिया, आई लिव इन अ विलेज, जो एक विलेज में रहता है। आई ब्रीथ फ्रेश एयर। क्या ब्रीथ करता है ये? फ्रेश एयर ब्रीथ करता है, ठीक है। आई सिट अंडर अ ट्री व्हेन आई फील टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑन माई फॉर्म्स। I love my family. My neighbors are also farmer and we take dinner together. This is my environment. तो यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ, this is my environment. ओके, तो अभी environment का मीन क्या होता है अब मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा, बट फर्स्टली वी हैव टू स्टडी दिस स्टोरी कि what is the mean of that story. Now in the next picture you can see I am Piyush. I live in city. So where is Piyush live? He live in city. I am working in a multinational company which has about 400 employees. I live in a multi-storage building. There are 2 trees in my colony. The air is not very fresh. There is a lot of traffic on my road next to my house. I have a small family. I interact with my next door neighbors only once a week. This is my environment. So here in this picture we have two stories is given, that first story a village scene and second story a city scene. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है देखो, यहाँ जो विलेज में पर्सन रह रहा है, जो हरिया है, दैट्स कॉल्ड हरिया, वो एक हरिया एक फॉर्मर है और वो रह कहाँ रहा है, एक ऐसे एरिया में रह रहा है, एक विलेज एरिया में रह रहा है जहाँ पे उसको फ्रेश एयर मिलती है। देखो क्या क्या मिल रहा है इसको, तो इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको फ्रेश एयर मिल रहा है। वेयर इज़ फ्रेश एयर? यस, फ्रेश एयर। इसको क्या मिल रहा है यहाँ पे? फ्रेश एयर मिल रहा है, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें, इसको ट्री है अवेलेबल है यहाँ पे। वही चीज़ एनवायरनमेंट की बात करें, जो दूसरे पर्सन है उसका एनवायरनमेंट क्या है, जो आपका ये पर्सन दिख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पीयूष, ठीक है। पीयूष की बात करें, पीयूष एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं है, मतलब क्या बहुत सारे ट्रैफिक है, और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हैं, ठीक है, जहाँ का है 400 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये सब सारी चीज़ें बस आपको समझने के लिए था कि क्या स्टोरी ये है, ठीक। तो यहाँ पे दो पिक्चर शो किया गया है, उस दोनों पिक्चर का मीन क्या है आगे हम इस वर्ड को देखेंगे। तो यहाँ एक वर्ड आया है इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक वर्ड आया बच्चों इन्वायरमेंट। अभी इन्वायरमेंट का मीन क्या होता है ये हमें देखना है। ओके, डू यू नो वी हैव सराउंडेड इन विच वी ऑल लिव। हम लोग क्या है, सराउंडेड में रहते हैं। ऑल द कंडीशन दैट surround us affect our living. These conditions are surrounded are called our environment. ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया, जिस कंडीशन में हम रहते हैं, ठीक है बच्चों, जिस भी कंडीशन में हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, आवर इन्वायरमेंट। वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट। जैसे आपके जो पीयूष थे वो एक सिटी में रहते हैं, तो उनका इन्वायरमेंट कैसा है, सिटी जैसा है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा आगे आ गया बच्चों, एक मिनट, हाँ ठीक है। उनका एनवायरनमेंट कैसा है, सिटी जैसा है। और जो हरिया है वो एक विलेज में रहता है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, विलेज जैसा है। तो ये इसका एनवायरनमेंट में डिफरेंस है। अब देखो ये वर्ड एनवायरनमेंट आया कहाँ से, ये वर्ड जो एनवायरनमेंट था वो आया कहाँ से। तो द वर्ड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। ये कहाँ से है, एक फ्रेंच वर्ड से है, जिस दैट्स मीन इन्वाइवर। ओके, दैट्स अ इन्वाइवर मीनिंग नेबरहुड। क्या होता है इसका मतलब, नेबरहुड। नेबरहुड मतलब क्या हो गया, पड़ोसी हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो किससे है, इन्वाइवर से है, जिसका मीन क्या होता है, नेबरहुड। इट मीन्स क्या हो गया, देखो, इन्वायरमेंट रिफर टू अ कंडीशन एंड सराउंडिंग अंडर वी विच लिव एंड कैरी आउट आवर एक्टिविटीज। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन कंपोनेंट। यानी ये क्या है, ये आपका जो ये एक्टिविटी शो कर रहा है वो क्या है, एज कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन कंपोनेंट।
ये क्या है, फिजिकल और ह्यूमन कंपोनेंट का एक मिक्सचर कह सकते हो। अब देखो दो टाइप के है, एक तो फिजिकल आया और एक क्या है, ह्यूमन आया। तो यहाँ पे फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपका लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड अ फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दैम, डेफिनेटली सी बात है, अगर हमारे पास वाटर ना हो, एयर ना हो, तो लाइफ क्या हमारा बिल्कुल इम्पॉसिबल से हो जाएगा, वो कभी वर्क ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कह रहा था ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड। अब देखो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होगा, तो ये आ रहा, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड हो जाएगा बच्चों, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में जितने भी चीज़ें बच जाती हैं वो आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब ह्यूमन इन्वायरमेंट में यहाँ पे देखो क्या होगा, इन्वायरमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में डिवाइड किया और एक ह्यूमन इन्वायरमेंट में डिवाइड किया। ओके, तो नेचुरल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें आपका लैंड आता है, वाटर आता है, एयर आता है और अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं सब इसमें आ जाते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें क्या आता है, मैन मेड आता है और सोशल ह्यूमन आते हैं। सोशल ह्यूमन मतलब क्या हो गए कि सोशल ह्यूमन मतलब जितनी इसके अलावा जो भी चीज़ इसमें आ जाती है वो इसमें इंक्लूड हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो क्या है वो देखिए। एक्टिविटी ये कह रहा है बच्चों कि यू कैन डू इट, अंडरस्टैंड योर इन्वायरमेंट, यानी अपने इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए मेक अ प्रोजेक्ट बाय क्लिकिंग एंड पोस्टिंग द फोटोग्राफ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम एज विल शो। तो यहाँ पे आपको ये वर्क करना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक असाइनमेंट मिला, ये आपकी कॉपी में डेफिनेटली होना चाहिए। इस असाइनमेंट में आप क्या करोगे, देखो थोड़ा सा मैं इसको इमेज को छोटा कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिखे। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगानी है, यहाँ पे अपनी पिक्चर, जैसे मान लो अमन कोई बच्चा है तो यहाँ किसने लगा दिया, यहाँ अमन ने अपनी पिक्चर लगा दी, ठीक, यहाँ अमन की पिक्चर हो गई। अब क्या करेगा, यहाँ अमन अपनी फैमिली की पिक्चर लगाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे अमन अपने नेबर्स की पिक्चर लगाएगा, उसके नेबर में कौन कौन रहता है ये लगाएगा। फिर अपने स्कूल की फ़ोटो लगाएगा, फिर अपने फ्रेंड की फ़ोटो लगाएगा, उसी के लगाना जो बहुत ज़्यादा प्यारा हो, सबका मत लगाना, ठीक है। ट्रीज़ अराउंड माई हाउस, तो अगर आपके यानी आपके घर के आसपास जो पेड़ है उसकी आपको, जो ट्री है उसकी आपको पिक्चर यहाँ लगानी है। एनिमल्स अराउंड माई हाउस, तो एनिमल जो आपके आसपास दिख रहे हैं उसकी फ़ोटो लगाइए। पार्क अराउंड माई हाउस, तो आपके घर के आसपास जो पार्क है वो लगाओ। अब देखो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, अब यहाँ भी हमारे पास जो है ना दो टाइप के बच्चे मिलेंगे, एक तो बच्चे हरिया टाइप के मिलेंगे और एक बच्चे पीयूष टाइप के मिलेंगे। पीयूष टाइप का मतलब ये नहीं कि वो वर्किंग प्रोफेशनल है, मतलब ये कि वो शहर में रहते हैं, और दूसरे हरिया टाइप के मतलब वो नहीं जो किसानी करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे गांव में रहते हैं दैट्स कॉल्ड हरिया, उनको एक हरिया सिंबल दे दिया गया है जो गांव में रहते हैं। तो वहाँ पे अब देखोगे तो वहाँ पे आपको फील्ड, आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा, जो ये कह रहे हैं पार्क, ये पार्क नहीं मिलेगा आपको, वहाँ आपको ये पार्क नहीं मिलेगा। वहाँ क्या मिलेगा आपको बच्चों, वहाँ पे आपको खेत मिलेंगे, ठीक है। तो आप उस खेत की फ़ोटो यहाँ डाल दीजिएगा, जो फील्ड है उस फील्ड की फ़ोटो यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई, चलो नेक्स्ट देखो। ओके, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या आता है हमारे, इसके बाद आता है नेचुरल इन्वायरमेंट, ये हो गया, ठीक। अब हमारा आता है नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें तो देखो इसमें हमें कई कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, एक आता है हाइड्रोस्फीयर आता है, एक होता है एटमॉस्फेयर होता है, एक होता है लिथोस्फीयर, ठीक। जैसे सिंपल सा बात है, देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। एनवायरमेंट कंपेरिजन 4 मेजर स्फीयर ऑफ रिम्स, नेमली लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो ये मेन 4 पार्ट्स हैं जो उसका यूज़ हम करते हैं। अब देखो अलग अलग चीज़ों के नेम अलग अलग है, उसका मीनिंग अलग अलग है, हम अभी समझते हैं। लिथो की बात करें तो द वर्ड लिथो इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, मीनिंग रॉक। अब देखो यही वर्ड से समझ में आ रहा है कि जो लिथो होता है वो क्या है, एक रॉक है। लिथो क्या है, एक रॉक है। लिथो का एक ग्रीक वर्ड है लिथो, और लिथो का मीनिंग क्या हो रहा है, एक रॉक हो रहा है। इट मीन्स ये जो लिथोस्फीयर है वो किससे रिलेटेड होगा, रॉक से रिलेटेड होगा। और हम जानते हैं जो अर्थ का सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, दैट्स कॉल्ड लिथोस्फीयर, ठीक है। तो यहीं से समझ में आ गया कि द outer layer of earth consisting of all the land masses and the ocean bed is made of the rock, ठीक है,
एंड सॉइल। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स। तो ये कितने होते हैं? 3 मेन लेयर्स के बने होते हैं। कौन कौन से बेटा? अब देखो क्या होता है, द क्रस्ट होता है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है। क्रस्ट में क्या होता है? इट इज़ ऑलमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ। दिस इज थिकेस्ट अंडर द कॉन्टिनेंट अबाउट 35 किलोमीटर एंड थिनेस्ट अंडर द ओशियन अबाउट 5 किलोमीटर। तो देखो इसकी 2 जगह डिस्टेंस होती है। एक तो होती है अर्थ पे होती है, ठीक है। तो अर्थ पे जब इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये अप्रॉक्स कितना होता है बच्चों? ये अप्रॉक्स होता है आपका 35 किलोमीटर। कितना होता है? 35 किलोमीटर। कहाँ पे? अर्थ पे। लेकिन यही जब हम ओशियन में बात करने लगते हैं, इसकी ओशियनिक बात करते हैं, तो ओशियनिक में क्या होता है इसका होता है केवल 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ओशियन जो होता है बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जो थिकनेस हो जाती है वो कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या, इस वर्ड को समझना। जैसे ये है आपका हाइड्रोस्फेयर, ये क्या है आपका? हाइड्रोस्फेयर है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, और ये आपका, एक मिनट बच्चों, और ये आपका क्या है? लिथोस्फेयर। अब देखो बीच में एक कुछ पोर्शन बचेगा। एक पोर्शन यहाँ बच रहा है, ठीक है, एक पोर्शन यहाँ बच रहा है और एक पोर्शन यहाँ बच रहा है। तो ये जो 3 पोर्शन बच गए ना बीच में, तो ये जब 3 पोर्शन को आप मिला के बनाते हो ना, ये जो 3 पोर्शन जब मिलके बनेगा तो दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर में क्या हो गया? बायोस्फीयर में आपका हाइड्रोस्फीयर के भी पार्ट आएंगे, एटमॉस्फेयर के भी पार्ट आएंगे और लिथोस्फीयर के भी पार्ट आएंगे। इन सारे पार्ट्स को जब थोड़ा थोड़ा मिला के बनाया जाता है तो वो क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, इतना तो हमें समझ में आ गया। ओके, अब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। द एटमॉस्फेयर, द थीन ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ। ठीक है, क्या कह रहा है? द थीन ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ, ऑल साइड्स ऑफ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर ये हमारा सराउंड है, ठीक है, यहाँ देखो, अगर ये हमारा अर्थ है तो इसके चारों तरफ एक थीन लेयर है। इसके चारों तरफ क्या है? एक थीन लेयर है। तो उस जो थीन लेयर है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक, ओके। अर्थ ग्रेविटी हेल्प्स टू रिटेन इट एटमॉस्फेयर। तो एक क्वेश्चन आता है सर कि अगर एटमॉस्फेयर के चारों तरफ एयर है, यानी अर्थ के चारों तरफ एयर है, तो ये एयर उड़ क्यों नहीं जाती? देखो इसलिए नहीं उड़ती क्योंकि जो ग्रेविटी फोर्स है अर्थ का, वो इस एयर को टाइडली बैंड किए रहती है, टाइड की रहती है, जिसकी वजह से ये जा नहीं पाते, फ्री नहीं हो पाते। ठीक, आगे, द एटमॉस्फेयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एटमॉस्फेयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कई गैसों का क्या है? मिक्सचर है, जिसमें क्या आते हैं? कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है? इसमें मिक्स होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? फिर से देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब देखो सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है नाइट्रोजन होता है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, आफ्टर दैट ये छोटे छोटे जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, डस्ट पार्टिकल्स हो गया, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और भी कई गैसेस है जैसे आर्गन हो गया, नियान हो गया, ये भी गैसेस क्या होती है? प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, बट उनका परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ओके बच्चों, चलो, द प्रेजेंस ऑफ these components in the atmosphere makes the earth a unique planet in solar system। डेफिनेटली इसी बात है, ये जो गैसेस है इनकी जो प्रेजेंसी है, इसी की वजह से जो अर्थ है हमारा, वो क्या है? एक यूनिक प्लैनेट जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं अभी तक जो हमारे 8 सोलर प्लैनेट हैं, उन 8 प्लैनेट में से केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबिलिटी है और किसी भी अर्थ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आएगा सर मार्स पे भी तो है। यस बेटा, मार्स पे तो है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे बस संभावनाएं दी जा रही हैं कि हो सकता है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। ठीक है, अभी श्योरिटी वहाँ पे नहीं है। आगे देखिए, डू यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से रिवाइज क्या करिए, आपके क्वेश्चंस यहीं से जनरेट होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। कह रहा है द एटमॉस्फेयर ऑफ मरकरी कंसिस्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। मरकरी का जो एटमॉस्फेयर है वो कंसिस्ट करता है किसको? सोडियम और पोटेशियम को। वीनस हैज़ अबाउंडेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वीनस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है। मार्स ऑल्सो हैज़ अ थीन लेयर मेनली कंपोज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
मार्स पे भी क्या है, 3 लेयर है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव हाईली हीलियम एंड हाइड्रोजन इन दियर एटमॉस्फेयर। तो इनमें क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ओनली इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी आप देखो क्या इसको बनाया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ओनली इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो ऑक्सीजन है वो केवल कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। बात क्लियर है बच्चों, चलो ठीक है आगे देखो। अब चीज़ें कैसे चेंज हो रही है उस चीज़ को देखिएगा। अब ऑक्सीजन की बात हो रहा है तो अब देखो करना क्या है, सिंपल से एक चीज़ देखना, करना क्या, अपने नोज को क्या करो, टाइटली क्लोज करो, ठीक है। टाइटली क्लोज करने के बाद देखो अब दोनों कर रहे हैं, जो विलेज में रह रहे हैं वो भी करेंगे और जो सिटी में रह रहे हैं वो भी करेंगे। करना क्या है आपको, अपनी नोज को टाइटली क्लोज करिएगा, ठीक। छत पे चले जा रहा ना, नोज को अपने टाइटली क्लोज करना। क्लोज करने के बाद थोड़ी देर अपनी नोज को ओपन करना, अब फिर खूब तेज से सांस लेना अंदर, देखना आपको एयर कैसी मिलेगी। जो लोग विलेज एरिया में है ना उनकी को तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आने वाला है, भी चाँप के बिल्कुल मज़ा आने वाला है। लेकिन जो लोग सिटी एरिया में रहने उनको थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। क्यों, क्योंकि देखो सिटी एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ चलती रहती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो एटमॉस्फेयर में बना रहता है, ठीक। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे लंग्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो वो अजीब अजीब से डिसीज़ देता रहता है। तो आप एक चीज़ देखे होगे, जो शहर में लोग रहते हैं और जो गांव में रहते हैं उनमें बड़ा डिफरेंस होता है, उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत डिफरेंस होता है। गांव के बच्चे थोड़ा सा देख देख के शहर वालों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार उनकी इतनी लाइफ लग्जरी है, हम लोग की लाइफ कैसी है। बट आई टोल्ड यू वन थिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है। मनी सब कुछ नहीं होता। अगर आपकी वेल्थ अच्छी है ना, अगर आपकी वेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो नॉर्मल सी बात है, जो विलेज एरिया में स्टूडेंट्स रहते हैं उनकी वेल्थ देखो, उनका सब कुछ अच्छा होता है, मेंटल लेवल भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, थिंकिंग लेवल भी बहुत अच्छा होता है और फिजिकल लेवल तो अच्छा होता ही होता है। ये प्रॉब्लम होती है शहर वाले बच्चों में, पैदा होते ही आँख पे एक चश्मे चढ़ जाते हैं। अब सोचिए एक छोटा सा बच्चा जिसको पता भी नहीं कि हाँ मुझे क्या देखना है, उसकी आँखों पे चश्मे चढ़े हुए हैं। और इसका अनयूजफुल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बुरी तरह 24-24 घंटे फ़ोन चलाना, ठीक है, टीवी देखना और अच्छे से ना सोना, ये सब चीज़ें क्या है तो ये सब परेशान करता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो सब तो बात की बात है। अब हम आगे देखते हैं। ऑक्सीजन गिव लाइफ एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है, किस में करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और लिविंग यानी जीने में हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ पे करता है, ऑन द अर्थ, यानी अर्थ पे जितने भी लोग होते हैं सबके लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है, ओके। आगे देखो बच्चों कह रहा है प्लैनेट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन, ठीक है, एक्सेल ऑक्सीजन। प्लांट क्या करते हैं, इनहेल करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। क्यों कहा जाता है, एक वर्ड यहाँ से आता है बच्चों कि क्यों कहा जाता है कि प्लांट को लगाइए, अधिक से अधिक प्लांट को लगाइए। यही रीज़न है कि जितने अधिक से अधिक आप प्लांट लगाओगे उतने अधिक अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिलेगी। क्यों, क्योंकि जितने भी प्लांट आपके लगेंगे तो वो क्या, प्लांट क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उससे अपना फूड बनाएंगे। और जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मैंने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस, इट मीन द प्रोसेस इन विच plants make their own food with help of carbon dioxide and the in sunlight, ठीक है, वो that's called a photosynthesis। तो इसमें क्या होगा, तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या घट जाएगी, ठीक। ओके, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, ओजोन को हम बोलते हैं O3। देखो ऑक्सीजन को बोलते हैं हम O2 और ओजोन को बोलते हैं हम O3, याद रखिएगा, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में न होना तो हमें अजीब अजीब सी डिसीज़ होगी, जैसे कि हमें आप स्किन कैंसर, ठीक है, इचिंग वगैरह बॉडी में होना, ठीक है, सनलाइट से बर्न हो जाना, ये सब सारी केसेस होंगी। कब होंगी, जब ओजोन लेयर नहीं होगा हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये ओजोन करता क्या है, ओजोन
एटमॉस्फेयर में आने वाली हार्मफुल रेजेस जो दैट्स कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब ये अगर ओजोन लेयर है, देखना एक मिनट बच्चों, ये अगर ओजोन लेयर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक, वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और एटमॉस्फेयर में इंटर नहीं कर पाती। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। देखो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ऐसे अमाउंट हैं जिनके बिना प्लांट्स का ग्रोथ होना इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। नाइट्रोजन गिव्स न्यूट्रिशन टू प्लांट्स। अब यहाँ नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन गिव न्यूट्रिशन टू प्लांट एंड देयर ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ओके, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉप्स। अब देखो गाड़ियाँ चलती हैं तो धूल उड़ता है, ठीक है, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये, और जब गर्मी होती है तो हमें पता है गर्मी से जो वाटर होता है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये मिल के क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं। जब क्लाउड बन जाता है और ये क्लाउड जब किसी बड़े अमाउंट से टकराते हैं या फिर जब ये ठंडा होने लगते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और जब कंडेंसेशन होगा बच्चों तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, बारिश कर देंगे। कंडेंसेशन होगा तो क्या करेंगे, बारिश कर देंगे, और सारा जो वाटर है वो कहाँ पे आ जाएगा, रेन के फॉर्म में अर्थ पे आ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखो एटमॉस्फेयर के, फील योर एटमॉस्फेयर, वही एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर। देखो वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। अब जैसे हमें पता है कि अर्थ नोन एज अ ब्लू प्लैनेट, सॉरी, अर्थ नोन एज अ ब्लू प्लैनेट। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो क्या है, वाटर है। मतलब केवल सरफेस पार्ट कितना बचा, 1.4 पार्ट सरफेस बचा, 3/4 आपका क्या है, वाटर है। तो देखो जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये क्या देखते हैं, ये ब्लू दिखता है। देखो रीज़न, हाइड्रोस्फेयर कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया कितना कवर करता है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। It is constitute all the water bodies found on the earth, namely ocean, rivers, lakes, ponds, wells, etc. Water is essential for all living organisms. ये तो मैंने पहले ही बता रखा है। Plants need water to make food and grow. ठीक है, water is utilized by man in various form. Man consume water for drinking, washing and cooking, and sea is a good source of seafood like fishes, shrimps, lobster, etc. The water flowing from elevated areas in harvest to generate electricity. This is called hydroelectricity. ठीक है, जब वाटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं, द बायोस्फेयर। द वर्ड बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स क्या हो गया, लाइफ। अब ये बना किससे, ये 3 चीज़ों से बना, कौन कौन सा, व्हेन लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर एंड atmosphere overlap in such a way that is support life, it is known as biosphere। ठीक है, ये जब सपोर्ट एक दूसरे को एग्जिस्ट कर जाते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, बायोस्फीयर का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ओके, जस्ट अ वेट, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूँ, काफ़ी देर से एक ही कलर चल रहा है। ओके बेटा, ओके नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ओके, इकोसिस्टम की बात करें। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है यार, जो हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही है ना, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। अब जैसे देखो क्या होता है, हम दो जैसे प्राणी होते हैं, कौन से होते हैं, 2 टाइप के, मैं आपको देखोगे 2 टाइप के स्टूडेंट आपको मिलेंगे। एक ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो क्या करेंगे, जो केवल वेज खाते हों, जो क्या करेंगे, केवल वेज खाते हो, और एक ऐसे भी मिलेंगे जो क्या होते हैं बच्चों, वो नॉन वेज खाते हैं।
दो टाइप के मिलेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन यही चीज़ जब एनिमल्स के बारे में बात होती है तो देखो क्या होता है एनिमल्स में, पहले सनलाइट के यूज़ से जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फूड बनता है, जो ग्रास बनता है, ग्रास जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसको कौन खा जाता है, उसको या तो हिरन खा जाएगा, डियर खा जाएगा, या तो फिर रैबिट खा जाएगा, या फिर काऊ खा जाएगी, या फिर बफलो खा जाएगी, ठीक है। काऊ खा जाएगी या फिर बफलो खा जाएगी। तो इसके बाद जो चीज़ बचेगा, अब ये खा गए, अब इस काऊ को, बफलो को और ये रैबिट को, ये डियर को कौन खा जाएगा, इसको खा जाएगा शेर खा जाएगा, ठीक है। शेर यानी जितने शेर हो गए, ठीक है, ये खा जाएंगे। अब शेर की जब डेथ हो जाएगी तो उसकी बॉडी क्या होती है, डिकम्पोज होने लगती है। तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कौन करते हैं, तो वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं। मैंने आपको साइंस जब पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था न्यूट्रिशन माइक्रो सेकेंड जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था। तो जब लायन की डेथ होती है तो उसका बॉडी क्या होता है, डिकम्पोज होता है। और डिकम्पोज कब होगा, जब उसके बॉडी में छोटे छोटे क्या होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं और वो उनको खाने लगते हैं, मतलब वो डिकम्पोज करने लगते हैं, ठीक है। और वो डिकम्पोज हो जाएगा। फिर ये जो कीट्स होते हैं ना, जो आपके छोटे छोटे कीट्स होते हैं, फिर ये भी क्या होते हैं, आफ्टर सम टाइम वो डेथ कर जाते हैं और वो भी डिकम्पोज होके फिर से सॉइल बना लेते हैं। और फिर से सॉइल फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज सॉइल होगा, उसके बाद फिर से वो क्या करेगा, फिर से आपका ग्रास को रिप्रोडक्शन करेगा, ग्रास को फिर से डियर खाएगा, डियर को फिर से शेर खाएगा, शेर को लायन खाएगा, लायन के बाद फिर से वो डिकम्पोज होगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड अ फूड चेन। ये क्या कहलाता है, फूड चेन। ओके, कैन यू ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स अराउंड यू। तो देखो दो वर्ड आया, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात जो होगी वो तो किया ही जाएगा। तो बच्चों बायोटिक का मतलब क्या होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे लिविंग थिंग्स कौन हो गए, आप हो गए, हम हो गए, आपके मदर फादर हो गए, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, आपके सर हो गए, एज वी नो, ठीक है, मैं। तो ये सब क्या हो गए, ये आपके ये आपके बायोटिक हो गए, ठीक है। एबायोटिक क्या हो गया, जैसे आपका टेबल हो गया, आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, ठीक है, ये सब सारे के सारे क्या है, ये एबायोटिक है। आपका बुक ये एबायोटिक है। अब यहाँ देखो, बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, बर्ड्स एंड एनिमल्स फीडिंग अपॉन द डिपॉजिट ऑफ द वेस्ट फूड स्टफ, ठीक है, पीपल कंज्यूम मीट, एग, मिल्क, वेजिटेबल, etc. मैन क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर दियर लैंड एंड बिल्डिंग दिस हाउस। इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दीज ऑल दीज, दे आर अंडरस्टैंडिंग द अर्बन इकोसिस्टम, ठीक है। तो देखो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो इसके नीचे है, तो मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। द प्लांट्स एंड एनिमल, यहाँ देखिएगा, द प्लांट्स एंड एनिमल इन एरिया लिविंग टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द environment such as soil, water, air, etc. is called the ecosystem of the area। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा, कहाँ का, उस एरिया का। इकोसिस्टम is basically the consistent of biotic and abiotic component in an area. It called be divided into two types, natural ecosystem and artificial ecosystem। मतलब ये जो चीज़ें हैं किसमें डिवाइड हो जाएगी, दो टाइप का, एक नेचुरल इकोसिस्टम है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। कौन कौन सा, द नेचुरल इकोसिस्टम इज वन विच अक्योर नेचुरली। नॉर्मल यार वर्ड से समझ में आ रहा है, इतने तो आप चालाक हो ही, है कि नहीं, हो कि नहीं हो, अरे कमेंट करो, हो कि नहीं हो, बहुत बढ़िया, ये हो, ठीक है। विच अक्योर नियरली, इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेरिटोरियल इकोसिस्टम ऑन लैंड एंड aquatic ecosystem in the water bodies, artificial ecosystem in a man made ecosystem। ठीक है यार, जो मैन मेड होगा वो आर्टिफिशियल होगा। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, इसमें आपको बताना क्या है, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हुए हो। ओके, तो यहाँ पे डू यू नो, कैसे, अभी पढ़ेंगे तब ना जानेंगे, ठीक है। ओके, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट क्वाइंट बाय रॉय कैल्पम इन 1930। तो जो वर्ड है इकोसिस्टम, इसको सबसे पहले किसने बोला, तो भाई ये एक पर्सन थे, इनका नाम रॉय कैम्पलन थे।
कब उन्होंने बोला था? 1930 में बोला था। चलो अब देखो फूड चेन के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो बेटा फूड चेन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा गिवन है, ये ग्रास है, ठीक है। ग्रास को कौन खाया? डियर खा गया। डियर को कौन खा गया? लायन खा गया, ठीक है। अब यहीं पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे वेरियस फूड चेन एंड फूड वेव, दो चीज़ होता है, एक फूड चैन होता है, एक फूड वेव होता है, इसको समझिएगा। वेव मतलब क्या होता है? एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो, ठीक है। चलो, आर फाउंड इन अ इकोसिस्टम, द डिपेंडेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अपॉन अदर एंड फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लांट टू एनिमल एंड फ्रॉम दैट एनिमल टू अनदर एनिमल इज कॉल्ड फूड चेन। ओके, वर्ड देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, ये समझना बहुत है क्योंकि हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव। देखो क्या है, देखिएगा, द डिपेंडेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अपॉन अनदर, दैट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू एन एनिमल एंड फ्रॉम दैट एनिमल टू अनदर एनिमल इज कॉल्ड फूड चेन। तो जब एनर्जी का एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है दैट्स कॉल्ड फूड चेन। याद रखिएगा, एनर्जी, पावर, यस, जब पावर की बात करेंगे कि एक चैन से दूसरी चैन में जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? फूड चैन कहलाएगा। देखो पावर का मतलब, आपको वीकनेस हो रही है, ठीक है, मतलब अभी आपको भूख लगी है तो क्या होता है? आप कमज़ोर हो जाते हो, चक्कर आने लगते हैं क्लास में बैठे बैठे, ठीक है, क्लास में बैठे बैठे आपको चक्कर आने लगते हैं, तो अब आपको क्या होता है? कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप सोचते हो कुछ खा ले तो हमें एनर्जी आ जाती है। तो जैसे कुछ खाते हो तो क्या होता है? आपको एनर्जी मिलती है। तो क्या हो गया? आपने जो भी खाया, आपने चाहे मीट खाया, चाहे फिर आपने वेजिटेबल खाया या कुछ भी खाया, तो क्या हुआ? उसकी एनर्जी आप में कन्वर्ट हुई, आपके बॉडी में एनर्जी बनाया। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन होता है यही कहलाता है फूड चेन। क्या कहलाएगा बच्चों? फूड चेन। याद रखिएगा चेन को। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अ डियर इट्स प्लांट्स एंड अ टाइगर इट्स द डियर, तो ये हो गया, दिस इज फूड चेन। ओके, द इंटरलिंकेज फूड चेन आर कॉल्ड अ फूड वेव। अब ये जो इंटरलिंक्ड फूड चेन होता है ना, इनको क्या बोलते हैं? फूड वेव। अब इसको थोड़ा सा नीचे समझो, इसको यहाँ समझिएगा। ये देखो, ये क्या है? ये सिंपल फूड चेन है कि ग्रास था, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खा गया। चलो, ये तो फूड चेन हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका वेव क्या होगा? ये देखो डियर है, ठीक है, इस ग्रास को कौन खाएगा? इस ग्रास को ये डियर भी खाएगा और इस ग्रास को यहाँ जो काऊ है वो भी खाएगा। अब इस काऊ को ये टाइगर खाएगा, ये लायन खाएगा, ठीक है, इस डियर को भी ये टाइगर खाएगा, ये लायन खाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ इस अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? इनका कनेक्शन बन रहा है, कुछ इस अकॉर्डिंग का क्या बन रहा है? कनेक्शन बन रहा है। तो इस तरह जब बनता है ना, तो इस तरह जब कनेक्शन बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फूड वेव बोलते हैं। ओके, तो दो चीज़ आपको समझ में आई, फूड चेन, फूड वेव क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, आगे बात करते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, सर ये कौन सा सर दर्द है? अब देखो यार, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट था उसी तरह ह्यूमन इन्वायरमेंट है। एज मेंशन अर्लियर, द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर। बोला था ना, द history of human evolution so that the early man was a hunter and a gatherer. He completed depends upon nature. Over the year, man has modified his environment to fulfill his needs. देखो, हमें पता है जो अर्लियर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो क्या थे? वो एक हंटर थे, ठीक है, वो जगह जगह घूम घूम के शिकार करते थे और अपना भोजन को, यानी अपने फूड को प्रिपेयर करते थे, अपना फूड बनाते थे। बट क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, उनमें भी क्या हुआ? कुछ चेंजेस होने लगे, उन्होंने भी अपना क्या क्या कुछ चीज़ें अपने चेंज की, और जिसकी वजह से क्या हो गया? उनका जो फूड चेन हुआ वो डिफरेंट हो गया और रहने का तरीका अलग हो गया। अब वो घर बना के, शेल्टर बना के रहना स्टार्ट किए, फिर फैमिली प्लानिंग की, उसके बाद फिर फार्मिंग करने लगे, एग्रीकल्चर में ही चले आए, उसके बाद फिर एनिमल्स को पालने लगा, उसके बाद फिर वो चीज़ों को एक्सचेंज करने लगे, ठीक है। एक्सचेंज करते करते उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग सिस्टम, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद मनी आया, फिर अभी आप देख लो कितनी टेक्नोलॉजी हो गई। तो वो स्टार्ट हुआ था एक पॉइंट से जो आज इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया है। चलो कोई नहीं, आगे भी देखते हैं उसके बारे में। ओके, आगे कह रहा है, ओवर द ईयर मैन हैज़ मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट टू फुलफिल हिज नीड, द डिस्कवर ऑफ फायर, ठीक है, डिस्कवर ऑफ फायर का डिस्कवर किया, द इनोवेशन ऑफ व्हील,
ठीक है, व्हील का इन्वेंशन किया है, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को कैसे उगाते हैं उसकी चीज है, मेड हिम लाइफ अ सेटल्ड लाइफ, ग्रुप ऑफ फैमिली स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, जो ग्रुप और फैमिली हुआ स्टार्ट किया लिविंग टुगेदर, तो उसको क्या वो बस्ती नाम दे दी गई या फिर कस्बा या फिर एक समुदाय ना बोल दिया गया उसको, द लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड विलेज, क्या कहलाया है, कॉन्टिनेंट एंड विलेज कहलाया है, द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेड टू जनरेट सरप्लस ऑफ फूड एंड गुड्स, मैन डेवलप society, made law and established economy, man is a part of his family, community, state and nation, man क्या है, man is a part of family, community, state and nation, every individual is a part of some community and religion group, यहाँ पे कह रहा है ना every individual, यानी सभी, एक सभी की बात कर रहा है, इज अ पार्ट ऑफ सम कम्युनिटी एंड रिलीजन ग्रुप, वो क्या है, एक पार्ट है, किसका, रिलीजन ग्रुप का पार्ट है। डू यू नो द वर्ड टुडे इज कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज, और ये जो चीज़ें आ रही हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्लोबल विलेज। अब ग्लोबल विलेज का मतलब क्या हो गया, ये भी देख लो। ओके, दिस इज बिकॉज टुडेज वर्ड्स हैज बीन contracted into one unit by electronic technology, that is by the internet and world wide web, www. The physical distance have become negligible and communicable has become easier. तो देखो इसको तो मैं अभी एग्जांपल दिखा सकता हूँ, द फिजिकल डिस्टेंस हैज़ बिकम नेजिबल एंड कम्युनिकेबल। आप कहाँ बैठे हो, आप घर पे बैठे हो, आराम से घर पे बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं अपने घर पे बैठा हूँ आराम से। अब मैं आपके सामने, आपके फ्रंट पे आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारे बीच की दूरियाँ क्या हो गई, कम हो गई कि नहीं हो गई। बहुत बढ़िया, समझ तो हो गए। वैसे भी आप लोग 7th में आते आते काफ़ी स्मार्ट हो जाते हो, ठीक है। कोई नहीं। ओके, टुडे man is a part of techno world where he was communicate with anybody in any part of the world at any time. डेफिनेटली सी बात है, कभी याद आती तो फ़ोन तुरंत करते हो कि नहीं करते। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आप लोग को मेरी याद आती तो आप लोग मुझे तुरंत फ़ोन करते हो, ठीक है। ओके, टेक्निकल एडवांटेज इन ट्रांसपोर्ट हेल्प टू रिच फॉर ऑफ प्लेस इन अ फ्यू आवर्स। टुडे मैन इज़ नॉट लिविंग इन आइसोलेशन वर्ल्ड, he is a part of global village। वो क्या है, ग्लोबल विलेज का पार्ट है। he also live in a computer simulated environment called virtual reality। अभी देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कह रहा ना, he is live in a computer simulated environment called virtual reality, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल रियलिटी बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्या है हमारे पास आगे। ओके, मैन्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो मैन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, ये भी हमें देखना है। तो देखो, अब जैसे कि ये इस फिगर में आप देख लो, कितनी अच्छी फिगर आपको दिख रही है ना। ये ढेर सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ये इतना ढेर सारा पूरा एकदम डस्ट पार्टिकल्स एकदम हुए हैं, एकदम डस्ट पार्टिकल देख रहे हैं, ये सारे डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। ये पूरा एटमॉस्फेयर को घेर लिया है। अब इसमें अगर आपको रहने को बोल दिया जाए, सांस लेने को बोल दिया जाए, तो आपकी लाइफ जो 100 ईयर होगी वो क्या हो जाएगी, 50 ईयर हो जाएगी, सीधे सीधे आधी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस इन्वायरमेंट। ओके, मैन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अर्लियर मैन कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन हिज इन्वायरमेंट, बट मॉडर्न मैन हैज़ बिकम एबल टू चेंज हिज इन्वायरमेंट एज पर हिज नीडेड। जो अर्ली इन्वायरमेंट था, जो अर्ली मैन थे, वो क्या थे, वो टोटली डिपेंड थे किस इन्वायरमेंट पे। बट अभी के जो पर्सन है वो क्या है, वो खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपना इन्वायरमेंट के भैया हम तो एडवांस है, अपना इन्वायरमेंट खुद बना लेंगे ना, है ना, ठीक है। मैन हैज़ प्लेड अ ड्यू रोल ऑफ बीइंग अ डेवलपमेंट एज वेल एज अ polluter. Man has ruthless used the resources to fulfill his desire. मैन क्या करता है, बहुत बुरी तरह चीज़ों को यूज़ करता है और अपना क्या करता है, और बहुत बुरी तरह जो सोर्सेज हैं उनको यूज़ कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और वो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। द हैपेस्ट एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन। The unwanted and harmful agents in the nature
sorry friends. Okay, the unwanted and harmful agents in the nature environment causes environmental pollution. Okay, for example, agriculture development introduce artificial chemical to grow crops. ये चीज़ आपको गांव में बहुत आसानी से मिल जाएगी, इसीलिए इसने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है. कल्चरल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल केमिकल टू ग्रो क्रॉप्स. यूरिया खाद जिसको आप बोलते हो, हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं और इससे क्या होता है, इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं. पहली प्रॉब्लम तो ये होती है जो क्रॉप्स के न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है, दूसरी बात ये होती है जो सॉइल का न्यूट्रिशन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है. जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल होती है वो भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है. ठीक, this led of the problem of land degrading. ठीक है, land degradation is the reduce in the quality of land. Similarly, excessive vehicles and industrial emission has led to increase in carbon dioxide and other harmful gases in the atmosphere. देखो अब यहाँ एक वर्ड दिया कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा, कभी कभी आपके माइंड में ये बात आती कि नहीं, क्यों लोग इतना परेशान हैं. ये हमारे मोदी जी भी एकदम परेशान है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन उसको घटाया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को घटाया जाए. काहे के लिए घटाया जाए? ठीक है, कभी आपने सोचा है कि क्यों इसको घटाने की बात हो रही है बच्चों? एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज करो ये अगर आपका, ठीक है, ये जो इमेज दिख रहा है ना, ये सपोज कर लो आपका एक ऐसा एक इमेज है या ऐसा एक प्रोग्राम है जिसमें समझ लो, इसको अर्थ समझ लो. ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, इसको क्या अर्थ समझ लो. अब यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन जब करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वालिटी होती है ये हीट को एब्जॉर्ब करता है. क्या करता है बच्चों? हीट को एब्जॉर्ब करता है. और जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा ना तो ये अर्थ को क्या करेगा, वार्म करेगा, गर्म करेगा. तो दैट्स कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो इसीलिए आप खुद देखिए, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर चल रहा है, अभी से ही अभी भी क्या है, गर्मी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अभी भी ठंडी का कोई सिम्टम नहीं दिखते, लेकिन पहले क्या था कि अक्टूबर में ही हम लोग को थोड़ी थोड़ी ठंडी लगनी स्टार्ट हो जाती थी. ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं. ओके, ऑल दिस कॉजेज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम. ये नॉर्मल सी बात है, ये सब क्या करेंगे, हेल्थ को प्रॉब्लम करेंगी. अब ये देखो सारा का सारा जो चैप्टर होता है वो यही 3-4 लाइनों में समराइज हो जाता है. ठीक, ब्रीफ इन पॉइंट्स इन ब्रीफ. सारा का सारा जो चैप्टर होता है यही 2-4 लाइन में क्या होता है, एकदम फिनिश हो जाता है. तो इस 2-4 लाइन को हम लोग को बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से देखना है. ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है. तो देखो, एनवायरमेंट रिफर टू द कंडीशन एंड सराउंडिंग अंडर विच वी लिव एंड कैरी ऑन आवर एक्टिविटीज. ओके, ये इन्वायरमेंट के डिफिनेशन हो गए. इन्वायरमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एज वेज ह्यूमन कंपोनेंट. दोनों इंक्लूड होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट. आगे, नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट 4 स्फीयर, नेमली लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. ठीक है, तो बच्चों बायोस्फीयर के बारे में पता है. आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर से जो बच जाता है दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर. ओके, लिथो रिफर to land, atmosphere refer to air, hydro refer to water and bio refer to life. Clear? Okay. Ecosystem is defined as a coexistence of biotic and abiotic component in area. So अभी मैंने बोला था बायोटिक क्या होता है बच्चों, उसके बाद मैंने बताया था एबायोटिक क्या होता है बच्चों. तो देखो बायोटिक एबायोटिक क्या होता है. बायोटिक में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और एबायोटिक में आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ओके, man is a part of his society as well as man-made environment. Modern man is a part of global village. Modern man is a part of global village. Okay, now just look at the next one. Okay, terms to learn. ठीक है, जो terms हमको learn करने क्या, environment, lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere, ecosystem, food chain, food web. क्या है देखो, environment, the condition and surrounds under which we live and carry on our activities, that's called environment. Lithosphere, the thin solid outer crust of the earth, and atmosphere, air,
ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड द अर्थ एंड हाइड्रोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वाटर बॉडीज एंड बायोस्फेयर, लाइफ एग्जिस्ट। ये सब की पॉइंट है, याद रखिएगा। इकोसिस्टम, को एक्सटेंशंस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन एरिया एंड फूड चेन, द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम the plant to animal and from the animal to another animal, that's called a food chain. Food web, interlinked food chains, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज गिवन दैट टिक द करेक्ट आंसर। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज पे आ गए, तो इसको एक्सरसाइज को टिक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखो थोड़ा सा मैंने भी सॉल्व कर लिया आपका एक्सरसाइज, तो आपको मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है द स्फीयर ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। देखो उसकी बात बताना है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता हो। तो हाइड्रोस्फीयर में वाटर होता है, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होता है। लिथोस्फीयर में क्या होता है बच्चों, लिथोस्फीयर में सॉलिड होता है, अर्थ के क्रस्ट की बात करता है ये। तो इन तीनों से जब कोई चीज़ें बनता है तो वो होता है बायोस्फीयर, ठीक, जहाँ पे क्या होता है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। The gas is atmosphere which protects us from ultraviolet rays। तो जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज से कौन प्रोटेक्ट करता है, तो बच्चों ओजोन प्रोटेक्ट करता है। ओके, गुड। ओके, द लिविंग बीइंग्स आर, एंड जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं कि एबायोटिक। यस, बहुत बढ़िया, वो क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ओके बच्चों, चलो। वाटर कंस्टिट्यूट % ऑन द अर्थ सरफेस। तो वाटर कितना है, तो वाटर 70 से 75% वाटर है, 30% क्या है आपका लैंड एरिया है। ओके, मॉडर्न मैन इज पार्ट ऑफ, देखो मॉडर्न मैन इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सिटी, ग्लोबल विलेज, विलेज सिटी। तो अभी हमने पढ़ा था मॉडर्न मैन इज पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। ओके, तो इतना हमारा हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ओके, गिव वन वर्ड आंसर। नॉन लिविंग कंपोनेंट, तो नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, आपका ए बायोटिक होता है। क्या होता है, ए बायोटिक। ओके, ए बायोटिक होता है नॉन कंपोनेंट आपका। कंप्यूटर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, कंप्यूटर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है आपका वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। आई अगेन टोल्ड यू दैट्स अ वर्चुअल रियलिटी। कोएग्जिस्टेंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, कोएग्जिस्टेंट, तो इसका आंसर देखो ऊपर ही मिल जाएगा आपको। कोएग्जिस्टेंट अब अभी मैंने बताया था, अच्छा इसमें नहीं है, मुझे लगा ये मिल जाएगा। कोएग्जिस्टेंट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, दैट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर, दैट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंटरलीकेज ऑफ फूड चेन, दैट्स कॉल्ड फूड वेब। ओके, चलो। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट, जैसे आपको डिफिनीशन देने की इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ पे आपको रहने के योग्य, ठीक है, द प्लेस वेयर यू एबल टू सर्वाइव, दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। ओके, लिथोस्फीयर क्या है, इकोसिस्टम क्या है, और आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन मेड इन्वायरमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं, तो आप इसको ईजिली कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, डिटेल में डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो यार देखो, एटमॉस्फेयर अगर सरफेस नहीं होता, समझ लो इसको, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हाउ कैन वी लिव, ठीक है। आपका अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों जाना जाता है, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट है, और ऐसा कोई प्लैनेट नहीं जहाँ पे एनवायरनमेंट हो। तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, तो वहाँ जो डिफिनीशन दी थी ना, मैंने जिसको हाईलाइट किया उसी को आप लिख देना बस। वाई इज हाइड्रोस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड, तो बच्चा हाइड्रोस्फेयर नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से पियोगे, पीने को छोड़ो, धोने के भी नहीं रहेंगे तो क्या करोगे आप, डेफिनेटली सी बात है, जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ करने के लिए वाटर चाहिए। हमें वाटर चाहिए, किस लिए चाहिए, तो सर पीने के लिए चाहिए सर, और किस लिए चाहिए, तो सर और कपड़े वॉशिंग करने के लिए, फूड बनाने के लिए वाटर चाहिए, ठीक है सर। और प्लांट्स को किस लिए चाहिए, तो सर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, और वाटर इनके पास नहीं रहेगा तो ग्रो कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो नहीं ग्रो कर पाएंगे बेटा। ओके, डिस्कस मैन्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, तो यार मैन ने तो इन्वायरमेंट कैसी की तैसी कर रखी है,
ठीक है, आप खुद ही देख लो, जहाँ नहीं तहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल एक खड़े खड़े जंगल गायब हो जा रहे हैं, पूरा पूरा एनवायरनमेंट गंदा कर दे रहा है। ठीक है, तो यही सब सारी चीज़ें, इसको आप पूरी भड़ास जो है ना निकाल देना, इन्वायरमेंट के प्रति जितनी आपकी भड़ास है पूरी इस क्वेश्चन में निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये आपका एक्सरसाइज क्या होता है, यहाँ पे फिनिश होता है। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके क्या होते हैं, यहाँ पे फिनिश होते हैं। आई होप आपको चैप्टर बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में, क्योंकि भाई मुझे तो पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, एकदम मज़ा आ गया बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ कि आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा, है कि नहीं। चलो, जैसा भी फीडबैक होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ कमेंट दीजिएगा कि सर मज़ा आ गया एकदम चंगे से। तो जैसा भी होगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लेकर आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी डे, सी यू डे, एंड प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट। और करना क्या है ना, बढ़िया से इसको शेयर कर दो या सब्सक्राइब कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर देना। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।